मेरे बड़े भाई रमेश ने पिता की मौत के बाद उनकी सारी पेंशन और जमा पूंजी अपने कब्जे में ले ली थी और मुझे तथा मेरी माँ को एक जर्जर मकान में छोड़ दिया था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी। मैंने मजदूरी करके माँ का इलाज करवाया, दिन रात कड़ी मेहनत की, भारी ईंटें उठाई और तपती सड़कों पर अपना पसीना बहाया। माँ की महंगी दवाइयों का खर्च भी अपने कमज़ोर कंधों पर उठाया। मेरे अंदर भाई रमेश के प्रति गुस्सा और नफ़रत की आग जलती रहती थी। उसी आग ने मुझे दिन रात मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी मेहनत रंग लाई और एक दिन मैं इसी शहर का नामी और ताकतवर व्यापारी बन गया। शहर की सबसे ऊंची और शानदार इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर मेरा बड़ा सा ऑफिस था। मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और मेरे खून पसीने की कमाई की जीती जागती गवाही वह आलीशान दफ्तर था। लेकिन उस शाम मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाली थी। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कुछ ज़रूरी कारोबारी दस्तावेज़ देख रहा था। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी बाहर गलियारे में शोर सुनाई दिया। मैं अपनी आरामदायक कुर्सी से उठकर बाहर आया तो देखा कि सुरक्षा कर्मचारी एक बेहद गरीब आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। उसके कपड़े इतने पुराने, मैले और फटे हुए थे कि उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वह कमज़ोर आदमी दोनों हाथ जोड़कर कर्मचारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, साहब, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मेहनत करूँगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। सुरक्षा कर्मचारी उसे बाहर निकालने वाले ही थे कि मैंने उन्हें रोक दिया। रुको, इसे धक्के मत दो। मेरी आवाज़ सुनकर वह पीछे हट गए। वह आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसने कांपते हुए हाथों से ज़मीन का सहारा लिया और धीरे धीरे अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। लेकिन मैंने जैसे ही उसका चेहरा गौर से देखा, मेरे कदम वहीं जम गए। मेरे शरीर का सारा खून जैसे एक पल के लिए जम गया था, क्योंकि वह कोई अजनबी या भिखारी नहीं था। वह मेरा अपना बड़ा भाई रमेश था। वही रमेश जिसने पिता की सारी पेंशन अपने पास रख ली थी। वही रमेश जिसने मुझे और मेरी बीमार माँ को उस टूटे हुए मकान में छोड़ दिया था। वही रमेश जिसके आलीशान घर के बाहर मैं बारिश में भीगते हुए माँ की दवाइयों के लिए पैसे मांगने गया था और उसने मुझे बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। आज वही आदमी मेरे कार्यालय के दरवाजे पर नौकरी मांग रहा था। मेरे दिल में वर्षों से दबी नफ़रत अचानक भड़क उठी। मुझे लगा जैसे समय का पहिया घूमकर उसी जगह ले आया था जहाँ कभी मैं खड़ा था। मैंने सुरक्षा कर्मचारियों को इशारा किया और कहा, इसे मेरे कमरे में भेजो। रमेश डरते डरते मेरे पीछे अंदर आया। मेरे आलीशान कार्यालय की चमक दमक देखकर वह और भी सहम गया। वह मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं अपनी महंगी कुर्सी पर बैठा और उसे घूरते हुए कहा, पिता की सारी पेंशन जुए और शराब में उड़ा दी थी ना। आज इतने साल बाद मेरी चौखट पर कुत्ते की तरह भीख मांगने आ गए हो। मेरी आवाज़ में इतनी नफ़रत और तल्खी थी कि कोई भी इंसान टूट जाता। मैं चाहता था कि वह रोए, मुझसे माफ़ी मांगे और अपने पुराने अपराधों का हिसाब दे, लेकिन वह चुप रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न कोई सफाई, बस एक गहरी उदासी थी। कुछ पल बाद उसने अपने फटे हुए कपड़ों के अंदर हाथ डाला। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उसने एक पुरानी और जर्जर अस्पताल की फ़ाइल निकाली और मेरी मेज़ पर रख दी। फ़ाइल मेज़ पर रखते ही उसके कागज़ों की हल्की सी आवाज़ उस शांत कमरे में गूंज उठी। मैंने नफ़रत से उस फाइल की तरफ देखा और कहा, तुम ये कौन सा नया नाटक लेकर आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस फटी हुई फाइल को दिखाकर तुम मुझसे मदद हासिल कर लोगे? रमेश ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझे जितना चाहे बुरा भला कहो, मुझ पर जितना गुस्सा करना है करो, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन खुदा के लिए मेरी एक बात पर विश्वास करो, मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम इस फाइल को खोल कर देखो और इसके अंदर मौजूद कागज़ों को, दस्तावेज़ों को अपनी आँखों से पढ़ो। उसकी बात सुनकर भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं आज वह छोटा भाई नहीं हूँ जो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर रोता था। आज मैं इस शहर का एक ताकतवर आदमी हूँ। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। फिर उसने बहुत धीमी और कांपती आवाज़ में कहा, मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पर पहुँच चुका हूँ
जहाँ मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस पछतावे के जो मेरे सीने के अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आया, बस इस फाइल को खोल कर देख लो। मैंने आखिरकार फाइल अपनी तरफ खींच ली। पहले पन्ने पर शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल की मोहर लगी थी। तारीख वही थी जब मेरी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। मेरी उंगलियाँ कांपने लगी। मैंने अगला पन्ना पलटा। वह माँ के ऑपरेशन और इलाज के दस्तावेज थे। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। माँ के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हुए थे। मैं हैरान रह गया। उस समय मैं दिन भर मजदूरी करके मुश्किल से इतना कमा पाता था कि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। मैंने कुछ सोचते हुए फिर आगे फाइल के पन्ने पलटे। फिर माँ का इतना महंगा इलाज कैसे हुआ था। मैंने तेज़ी से अगले पन्ने पलटे। अस्पताल की रसीदें थीं, दवाइयों के बिल थे, ऑपरेशन की रकम थी, अंतिम भुगतान की रसीदें थीं, और उन सभी पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर थे वह कोई और नहीं बल्कि रमेश था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा। ये सब क्या है? रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जिस भाई को तुमने इतने सालों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बोला, माँ के दिल का ऑपरेशन तुरंत होना ज़रूरी था। डॉक्टरों ने कहा था कि देर हुई तो उनकी जान जा सकती है। मैंने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं फाइल को घूरता रहा। रमेश ने कहा, तब मेरे पास सिर्फ पिता की आखिरी पेंशन और जमा पूंजी थी। वही हमारे घर की एकमात्र बची हुई रकम थी। मैंने वह सारा पैसा बैंक से निकाला और अस्पताल में जमा कर दिया। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, अगर तुमने सारा पैसा माँ के इलाज में लगा दिया था तो मुझे घर से क्यों निकाल दिया? मुझे क्यों लगा कि तुमने हमें धोखा दिया? रमेश कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफ़रत करो। मैं उसे देखता रह गया। उसने कहा, मैं जानता था कि अगर तुम मेरे साथ उसी गरीबी में रहते रहे तो तुम भी उसी निराशा में डूब जाओगे। मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग पैदा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। रमेश ने आगे कहा, मैं चाहता था कि तुम मुझसे नफ़रत करो और उसी नफ़रत को अपनी ताकत बना लो। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता तो शायद तुम कभी इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। उसकी हर बात मेरे सीने को चीर रही थी। मुझे अचानक अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी। वह टूटा हुआ मकान, माँ की बीमारी, रात रात भर उनका कराहना, मेरी मजदूरी, भूख और वह नफ़रत जिसे मैं इतने सालों से अपने दिल में ढोता आ रहा था। आज मुझे पता चल रहा था कि जिस भाई को मैं लालची और निर्दयी समझता रहा, उसने अपनी सारी जमा पूंजी माँ की ज़िंदगी बचाने में लगा दी थी। मैंने फाइल के कागज़ फिर से देखे। हर भुगतान रमेश के नाम से था। हर रसीद उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं उसके पास गया और कांपती आवाज़ में पूछा, भैया, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रमेश ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही थकी हुई मुस्कान थी। उसने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम फिर वैसी मेहनत ना करते जैसी तुमने तब की थी जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था। मैं चाहता था कि तुम वह बनो जो मैं कभी नहीं बन सका। मेरे अंदर का सारा गुस्सा उसी पल टूट गया। मेरी वर्षों पुरानी नफ़रत मिट्टी की तरह बिखर गई। मैंने अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ लिए। मैं भाई से बार बार माफ़ी मांगता जा रहा था कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं अपने ही उस मोहब्बत करने वाले, अपने सबसे बड़े रक्षक को अपना दुश्मन समझ बैठा। भाई ने मेरे सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और फिर वही बातें दोहरानी शुरू की कि जब पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तब हमारे सर से सिर्फ उनका साया ही नहीं उठा था, बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ भी हमारे ऊपर आ पड़ा था। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, दुनिया की कड़वाहट से बिल्कुल ही अनजान थे, और मैं नहीं चाहता था कि दुनिया की इस कड़वाहट का साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। पिताजी ने हमारा घर बनाने के लिए बैंक से कुछ लोन लिया हुआ था। उसके अलावा उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए भी कुछ लोन लिया हुआ था, जिसकी वह किस्त भर रहे थे। लेकिन यह अभी शुरुआत ही थी।
काफ़ी सारा कर्ज़ हमारे कंधों पर आ गया था। अगर हम वह कर्ज़ अदा ना करते तो फिर मुमकिन था कि हम उस घर से हाथ धो बैठते और हम सड़क पर आ जाते। दूसरी तरफ माँ की बीमारी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना किया गया तो फिर इनका ज़िंदा बचना मुश्किल है। माँ के दिल की दोनों वॉल्व लगभग ख़राब हो चुकी थी। माँ की हालत हर गुज़रते लम्हे के साथ ख़राब होती जा रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर पड़ोसी से मदद मांग रहा था, पर मुझे 1 रुपये की मदद भी ना मिल सकी। तुम इन सब हालात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं थी इन सब बातों को जानने की। ऐसी हालत में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सीधा बैंक गया और पिताजी की जमा हुई पेंशन मैंने निकाली और कुछ लोन चुकाया और फिर सीधा अस्पताल पहुंचकर वह रुपया जमा कराया जिसका खर्च ऑपरेशन में होना था। उसके अलावा भी माँ के अस्पताल में रहने का खर्च, उसके बाद की दवाइयों का खर्च, यह सब मैंने उस पिताजी की पेंशन के रुपयों से ही किया था। जब माँ का ऑपरेशन हो गया और माँ को घर पर ले आए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। लेकिन अब हालात इससे भी ज़्यादा भयानक हो गए थे, क्योंकि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था जिससे कि घर का चूल्हा जल सके। इधर तुम्हारी फ़ीस के लिए भी मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था। अब मैंने यही सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूं तो इस गरीबी के दलदल से निकलना तुम्हारे लिए भी नामुमकिन होगा। अब मेरे सामने सिर्फ़ एक यही रास्ता बचा था कि मैं तुम्हारे सामने ख़ुद को संगदिल और बेरहम इंसान साबित कर दूं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत नफ़रत करने लगो और इस नफ़रत की तपिश को अपने अंदर मेहनत का ईंधन बनाओ और दिन रात मेहनत में लगा दो और वह मकाम हासिल करो, वह दौलत हासिल करो जिससे दुनिया भी हैरान रह जाए। मैं ये सुनता जा रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मेरे भाई ने आगे कहा, तुम्हारी ये कामयाबी मेरी अंधेरी रातों का फल है जो मैंने अपनी गरीबी में और तुम्हारे दिल की नफ़रतें मोल लेकर काटी थी। आज तुम उस मकाम पर हो जिस पर मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब जब सारी हकीकत से पर्दा पूरी तरह और खूबसूरती के साथ हटकर मेरे सामने आ चुका था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं खुद ही था, जिसने बेगुनाह होने के बावजूद अपने भाई, अपने खून को पहचानने में गलती कर दी और उसको जालिम समझता रहा, अपना दुश्मन मानता रहा। मैं भाई से बार बार माफ़ी मांगता जा रहा था कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं अपनी ही उस मोहब्बत करने वाले अपने सबसे बड़े रक्षक को अपना दुश्मन समझ बैठा। भाई ने मेरे सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और कहा, मैं ये सच बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि तुम मुझ पर दया करो या अपनी गलती का पछतावा करो। मैंने तो सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाया है जो एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई और अपनी माँ के लिए होता है। उसकी ये बातें मेरे दिल के आर पार हो रही थी। मैं ख़ुद को ना रोक सका और आगे बढ़कर अपने भाई के सूखी लकड़ी जैसे शरीर को अपने बाजुओं में पूरी ताकत के साथ लपेट लिया और इतनी ताकत के साथ उसे अपने सीने में भींच लिया कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ एक छोटे बच्चे के हाथ लग गई हो और वह किसी हाल वह उस चीज़ को या उस खिलौने को किसी दूसरे को ना देने वाला हो। दोनों भाई उस चमकदार फर्श पर पड़े महंगे कालीन के ऊपर बैठकर गले मिलकर इस तरह से रो रहे थे कि उनके अंदर की बरसों पुरानी जमी हुई कड़वाहट आंसुओं के रास्ते बही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने वह सारे नज़ारे फिर से आ गए थे जब मैं अपने बड़े भाई को अपना दुश्मन समझकर अपने सारे खून के रिश्ते उससे ख़त्म कर लिए थे। फिर मैंने अपनी टेबल पर रखी अलार्म घंटी बजाई और अपने मैनेजर को अंदर आने का हुक्म दिया। मैनेजर घबराता हुआ जैसे ही अंदर आया, उसने मुझे उस दुबले पतले इंसान के साथ जो मेरा भाई था फर्श पर इस तरह बैठे हुए देखा तो वह भी हक्का बक्का रह गया। फिर मैंने उसे हुक्म दिया कि इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास मेरे भाई का अपॉइंटमेंट लिखवाए और उसके इलाज में और उसके किसी भी खर्च में कोई कमी ना आने पाए। मैंने धीरे से भाई को उठाया और धीरे धीरे हम बाहर निकल गए और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसके बाद मैंने भाई का अच्छा इलाज करवाया और उसे अपना बिज़नेस पार्टनर बना लिया। हम दोनों ने मिलकर खूब तरक्की की और गरीबों के लिए काम किया। बस एक ख्वाहिश दिल में यही बची थी कि काश हमारी माँ ज़िंदा होती
तो आज वे हम दोनों भाइयों का प्यार और तरक्की देखकर कितनी खुश होती। इस कहानी के लिए सीख यही है कि हमेशा जो सच हमारे सामने होता है वही सच्चाई नहीं होती। कई बार इंसान के व्यवहार के पीछे का सच कुछ और ही होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।